जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, आज मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मुकेश अंबानी ने, जो मोदी जी के बड़े अच्छे मित्र थे, सहयोगी थे, और मोदी जी ने अपने 11 साल के काल में जो कुछ भी अंबानी जी और अडानी जी ने के लिए किया है, या यूं कहा जाए कि उन्होंने गुजरात के लिए किया है। शायद मोदी जी कभी कभी भूल जाते हैं कि अब वो देश के प्रधानमंत्री हैं और गुजरात के मुख्यमंत्री नहीं हैं। और जब एक व्यक्ति प्रधानमंत्री पद पे या परिवार के मुखिया के रूप में बैठ जाता है, तो उसको अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि, अपना समाज, अपनी जाति, अपना प्रदेश, ये सब बोल देना होता है। और उसके बाद वो समाज का हो जाता है, पूरे राष्ट्र का हो जाता है, और सबके लिए उसके लिए उतना ही उत्तरदायित्व और कर्तव्य बनता है जितना अपने समाज और अपने राज्य के लिए। लेकिन मोदी जी ने, आपने हमेशा देखा, उन्होंने केवल जो कुछ भी किया वो गुजरात के लिए ज्यादा किया और दूसरे प्रदेशों को नेग्लेक्ट किया। खेलों का मसला था, खेलों में हमेशा हरियाणा और पंजाब ने पदक जीते हैं, लेकिन जब व्यवस्था करनी हुई इनाम की या पैसे की, तो उन्होंने गुजरात के लिए ज्यादा किया। अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात हो, तो जो यूनिट्स, इंडस्ट्रियल यूनिट्स महाराष्ट्र के अंदर आनी थी, उसको उन्होंने गुजरात के अंदर शिफ्ट कर दिया। तो गुजरात के लिए तो मोदी जी का जो प्रेम है, वो बिल्कुल उस पर कोई प्रश्न चिन्ह ही नहीं है। लेकिन जो दूसरे प्रदेशों के लिए उन्हें करना चाहिए था, शायद उन्होंने नहीं किया। उत्तर प्रदेश, बिहार को उन्होंने धार्मिक मसलों में उलझा दिया, और धर्म में इतना ज्यादा उलझा दिया, मंदिर मस्जिद में, कि वो अपने अधिकारों की बात, अपने प्रदेश के अंदर नौकरी की बात, औद्योगिकीकरण की बात करना भूल गए। लेकिन चलिए, आज जो मुद्दा है वो सबसे बड़ा, दो बड़े पूंजीपतियों के लिए मोदी जी ने सबसे ज्यादा मेहनत की, एक गौतम अडानी जी के लिए और एक मुकेश अंबानी जी के लिए। अडानी समूह के लिए और अंबानी समूह के लिए, रिलायंस इंडस्ट्री के लिए। अब पिछले कुछ दिनों में, 1.5-2 साल के अंदर जिस प्रकार का परिवर्तन हुआ, राजनीतिक परिवेश में हुआ, डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के प्रेसिडेंट बनने के बाद हुआ, उससे जो परिस्थितियां हैं वो पूरी बदल गई। वरना आपने देखा, हमेशा पिछले 77 साल में, जब से देश आजाद हुआ, बहुत सारे उद्योगपति पनपे, और विशेष तौर पर ऐसे उद्योगपति पनपे जो फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर थे। उन्होंने नया बिजनेस शुरू किया, वरना पुराने उद्योगपति थे, टाटा थे, बिरला थे, गोयनका थे, झुनझुनवाला थे। लेकिन आपने देखा कि अंबानी देमसेल्व्स एक प्रकार से 50-55 साल पहले एक छोटे से स्तर पे उन्होंने शुरुआत की और आज इतने बड़े स्तर पे पहुंच गए। इसी प्रकार से जोमेटो हो, स्विगी हो, पेटीएम हो, आपने हजारों नवयुवकों को, 30-32 साल के नवयुवकों को अपने प्रोजेक्ट शुरू करने में संलग्न देखा और करोड़ों अरबों रुपए कमाते हुए देखा। ये नई टेक्नोलॉजी का इश्यू था, और पुराने उद्योगपति उतना तेजी से आगे नहीं बढ़ पाए जितने ये उद्योगपति जिन्होंने आईटी का उपयोग किया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया, नई तकनीकी का उपयोग किया, बदलते हुए समय को पहचाना, वो जिस तेजी से उभरे। लेकिन सबसे ज्यादा अगर तेजी का विकास अगर हुआ पिछले 11 साल के अंदर, तो वो गौतम अडानी जी का हुआ, अडानी समूह का हुआ। अंबानी जी की भी आगे बढ़ा, उनका भी बिजनेस आगे बढ़ा, लेकिन अंबानी जी के अगर बिजनेस मॉडल को अगर आप देखेंगे, तो उसके अंदर उन्होंने डाइवर्सिफिकेशन किया, विकेंद्रीकरण किया। शुरुआत की उन्होंने पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री से, यार्न से, और विमल शूटिंग से, और उसके अंदर इतना ज्यादा उन्होंने एक्सपेंशन कर लिया कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर फिर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में रिलायंस के सामने कोई खड़ा नहीं हुआ। दूसरा जो उन्होंने कदम उठाया कि उन्होंने शेयर मार्केट से जो पैसा उठाया, अपने शेयर धारकों को हमेशा फायदा पहुंचाया। तो उसकी वजह से रिलायंस इंडस्ट्री को जब भी पैसे की आवश्यकता हुई, वो शेयर धारकों से, इक्विटी होल्डर से और
इन्वेस्टर से उसको पैसा मिलने में कभी कोई परेशानी नहीं हुई और वो बढ़ता चला गया। इसके विपरीत अगर गौतम अडानी जी की इंडस्ट्री को आप देखेंगे तो उनका जो विकास था वो बड़ी छोटी कंपनी थी 2014 के पहले, 50-60 हजार करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। लेकिन उसके बाद 2014 के बाद अचानक सरकारी कंपनियों का अधिग्रहण, दूसरी कंपनियों पे दबाव डालकर उनको अडानी जी को सौंप देना, एयरपोर्ट को सौंप देना, बंदरगाहों को सौंप देना, रेलवे इंडस्ट्री को सौंप देना, बिजली घरों को सौंप देना, कोयले का उत्पादन के लिए उन्हें ठेके दिलाना, तो गौतम अडानी जी का बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ाव हुआ। बढ़ाव दोनों का हुआ, अंबानी जी का भी हुआ, अडानी जी का भी हुआ, टाटास का भी हुआ, लेकिन ये तीन इंडस्ट्री का सबसे ज्यादा विकास हुआ। और टाटा का केवल जब उनको एयर इंडिया दे दी गई और भारत सरकार के पास कोई अपनी सरकारी एयर लाइन नहीं रही। अब सवाल यह आया, पिछले 1.5-2 साल के बीच में दोनों अपना विकास कर रहे थे, अंबानी जी भी विकास कर रहे थे, अडानी जी भी विकास कर रहे थे। अब जब ये अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंशियल चुनाव हुआ और वहां पे डोनाल्ड ट्रंप जीते, जिसके लिए भारत के भारतीय जनता पार्टी समर्थकों ने हवन किया था, तपस्या की थी, व्रत रखे थे, सनातन धर्म के उद्धार के लिए उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को जिताया था। डोनाल्ड ट्रंप जीत गए। उन्होंने बिल्कुल जो मोदी जी ने गलतियां की थी उसका बदला लेने का वो किया, और उसके बाद उन्होंने मोदी जी की सबसे कमजोर नस पकड़ ली, वो थे गौतम अडानी। अच्छा, गौतम अडानी जी को और हमारे माननीय मोदी जी को सेपरेट आप नहीं कर सकते, उनको अलग अलग करके नहीं देख सकते। दोनों दो जिस्म और एक जान है। पहले तो उन्होंने गौतम अडानी, वहां के एसईसी ने और एफबीआई ने जो गौतम अडानी जी का केस फंसाया कि किस प्रकार से अमेरिकन इन्वेस्टर से पैसा उठाया गया और भारत की सरकारी कंपनियों को घूस देके यहां जो परचेज एग्रीमेंट था उसमें इन्फ्लेट करके वो धोखाधड़ी करने का प्रयास हुआ, वो केस उन्होंने कोर्ट में लगाया और उसकी वजह से अमेरिकन कोर्ट ने गौतम अडानी जी के लिए समन इशू कर दिया। और समन 6 महीने हो गए, अभी तक सर्व नहीं हो, क्योंकि मोदी जी की सरकार के लिए बड़ा मुश्किल काम है गौतम अडानी जी को नोटिस सर्व कर दे, सम्मन इशू कर दे, क्योंकि गौतम अडानी जी आज की तारीख में मोदी जी से कम ताकतवर नहीं। अच्छा, अंबानी जी ने ये देखा कि कहां तो मैंने मेहनत करके अपनी इंडस्ट्रीज लगा के, हार्डकोर इंडस्ट्रीज लगा के, लोगों को रोजगार देके, भारत सरकार को इनकम टैक्स देके जो मैंने अपनी इंडस्ट्री खड़ी की है, और यहां अडानी जी ना तो उन्होंने रोजगार का सृजन किया, ना उन्होंने इनकम टैक्स बहुत ज्यादा दिया, और उनका मेरे से ज्यादा ग्रोथ हो गई और वर्ल्ड के दूसरे तीसरे उद्योगपति बन गए। उन्होंने सीधे डोनाल्ड ट्रंप से संपर्क साधा। और आपने देखा डोनाल्ड ट्रंप की जो पार्टी हुई जब स्वेरिंग इन सेरेमनी के बाद, उसके अंदर नीता अंबानी जी और गौतम अडानी, ये अपना मुकेश अंबानी जी दोनों गए और वहां मौजूद थे, और डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी उत्सुकता से उनका स्वागत किया। तो इसका माने गौतम इनकी मुकेश अंबानी जी की डोनाल्ड ट्रंप की सेटिंग की शुरुआत वहीं से हो गई। अच्छा, ये जो मैं सब कुछ कह रहा हूं, इसे कृपा करके इसको शेयर मार्केट से न जोड़ें और कोई अपने निवेश को इस प्रेजेंटेशन के आधार पर न करें। मैं कोई शेयर मार्केट से इसको नहीं जोड़ रहा हूं, मैं केवल अपना विश्लेषण कर रहा हूं। विश्लेषण के जो तथ्य मैं दे रहा हूं और जो अलग अलग उसके इंडिकेटर्स दे रहा हूं, केवल उसको प्रस्तुत करने का मेरा मकसद है। और शेयर मार्केट का जो भी निर्णय लें वो आपका निर्णय है, और अपने जो भी आपके एडवाइजर हैं उनसे संपर्क करके वो लीजिएगा। लेकिन मुझे अब ये लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने निर्णय ले लिया कि अगर मुझे मोदी जी को पुरानी चीजों के लिए सबक सिखाना है तो मुझे गौतम अडानी जी को सबक सिखाना है। और उसके लिए आप जान रहे हैं किस प्रकार से जो सोलर पैनल्स अमेरिका के अंदर इंपोर्ट किए थे भारत से, और जिसमें गौतम अडानी जी का ही बहुत बड़ा हाथ था, उसकी भी इंक्वायरी शुरू करा दी, और एसईसी का जो केस मैंने बताया उसकी तो चल ही रही है। तो उन्होंने तो गौतम अडानी जी को दबाव में ले लिया, और इधर मुकेश अंबानी जी ने डोनाल्ड ट्रंप से अपने संपर्क पक्के कर लिए। अच्छा, ये बात मोदी जी को खराब लगा कि मुकेश अंबानी, जिनको भाई गुजराती भाई हैं दोनों, मैंने इनको मदद की और इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से सीधे संपर्क कर लिया। और डोनाल्ड ट्रंप से मोदी जी का आज का 36 का आंकड़ा है, इसमें कहीं किसी को कोई डाउट नहीं है। आप गोदी मीडिया की कवरेज को देख लीजिए। आज के तारीख में गोदी मीडिया केवल डोनाल्ड ट्रंप को और उनके एडवाइजर्स को गाली देने में अपना सारा समय बिताता है।
अब इसके बाद अनिल अंबानी साहब पे रेड कर दी मोदी सरकार ने। वो अनिल अंबानी जिसको राफेल का एसोसिएट बनाया था विपक्षी दलों और हमारे देश की जनता के विरोध के बावजूद कि वो अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी साहब के छोटे भाई, जिनकी सिख कंपनीज थी, उनको क्यों आपने एसोसिएट बनाया राफेल के अंदर? और लेकिन सबको दरकिनार करते हुए अनिल अंबानी जी को उपकृत करने का प्रयास हुआ। लेकिन उन्हीं अनिल अंबानी जिनको भारत सरकार ने एसोसिएट बनाया था राफेल के अंदर, उनके रेड शुरू हो गई, ईडी की, सीबीआई की, इनकम टैक्स की, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया ने उनको फ्रॉड कंपनी डिक्लेयर कर दिया। मैंने एक इंडिकेशन था मुकेश अंबानी साहब को कि आप सतर्क हो जाइए, वरना अब भारत सरकार की और मोदी जी की आंखें आपके लिए टेढ़ी हो चुकी है। अच्छा, मुकेश अंबानी साहब भी क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप से संपर्क साध चुके थे। अब आप देखिए कुछ और तथ्यों को देखिए। डोनाल्ड ट्रंप ने जो हमारे देश के ऊपर 50% का टैरिफ लगाया है और हमारे सारे पड़ोसी देशों में कम टैरिफ लगाया है, यहां तक कि चीन पे भी कम टैरिफ लगाया है, इसका मतलब वो दंड हमें किस बात का दे रहा है? जो वो तथ्य देता है, किस बात का दंड दे रहा है? वो कह रहा है कि आपने क्योंकि रूस से सैंक्शंस के बावजूद तेल खरीदा और 25-30% डिस्काउंट पे खरीदा और हमारे आदेशों का और हमारे सैंक्शंस का अवहेलना की, इसलिए हम आपको दंड दे रहे हैं। लेकिन उन्होंने उस कंपनी जिसने रूस से आयात हुए हुए तेल का मैक्सिमम पार्ट खरीदा, वो रिलायंस इंडस्ट्री थी, और सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसने कमाया? रिलायंस इंडस्ट्री ने कमाया। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्री को उन्होंने कोई दंड नहीं दिया। तो मुकेश अंबानी साहब ने भारत सरकार को दंड दिया, लेकिन मुकेश अंबानी को दंड नहीं दिया, वरना जो ईरान से 6 कंपनियों ने संपर्क साधा था और फायदा उठाया था, उन 6 कंपनियों को उन्होंने सैंक्शंस के तहत बैन कर दिया। तो यहां पे कंपनी पे उन्होंने एक्शन नहीं लिया, यहां पे उन्होंने भारत सरकार को दंड दे दिया और मुकेश अंबानी साहब को छोड़ दिया, और उधर अडानी जी को टाइट करना शुरू कर दिया। अच्छा, इसी दबाव में, क्योंकि जब भारत सरकार, मोदी जी को यह पता चला कि अंबानी जी तो डोनाल्ड ट्रंप के संपर्क में आ गए हैं, और उनको तो दंड नहीं दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, लेकिन भारत के उद्योगपतियों को 50% का टैरिफ लगा के दंड दे दिया। वो अपना चीन से मित्रता बढ़ाने के लिए बढ़ गए। क्योंकि अब जब अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप, इनका गौतम अडानी जी के संपर्क ढीले पड़ गए और वहां वो समस्या में आ गए, तो चीन, अच्छा इसी बीच रूस ने एक स्टेटमेंट दे दिया, पुतिन ने एक स्टेटमेंट दे दिया। अच्छा, उस पुतिन के स्टेटमेंट को देख के गोदी मीडिया बहुत ज्यादा प्रफुल्लित है, जबकि उसके पीछे का तथ्य आप समझिए। पुतिन ने कहा कि देश, भारतवर्ष 142 करोड़ जनता का देश है और अमेरिका कैन नॉट अवॉइड इट। अब इस पे कितना भी ज्यादा खुश हो जाए, लेकिन इस तथ्य के पीछे का अगर विश्लेषण आप करेंगे तो पुतिन ने इसलिए कहा क्योंकि पुतिन आज के तारीख में यूक्रेन से अगर लड़ रहा है और नेटो के खिलाफ खड़ा है और अमेरिका के खिलाफ खड़ा है, तो उसका बहुत बड़ा कारण जो ऑयल वो चीन और भारतवर्ष को बेचता है उससे मिल रहे पैसे से है। तो उसका सेल्फ इंटरेस्ट है। तो उसने चने के झाड़ पे चढ़ा दिया मोदी जी को कि तुम्हें इग्नोर नहीं कर सकता अमेरिका, तो हमसे तेल खरीदते रहो। और मोदी जी ने कह भी दिया कि हम तेल खरीदते रहेंगे। अच्छा, तेल खरीदते रहेंगे 25-30% डिस्काउंट में, तो उसका फायदा किसे होगा? उसका ज्यादातर फायदा मुकेश अंबानी साहब को होगा। और अडानी जी को आगे बढ़ाने के लिए चीन से संपर्क कर लिया, और ये देश को बताया गया कि चीन और हमारे और रूस के बीच में बड़े अच्छे संबंध बन रहे हैं और हम अमेरिका को काउंटर कर लेंगे, और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप और उनके सहयोगियों को गाली देना शुरू कर दिया। लेकिन ये भूल गए कि अमेरिका का नेटो से, जापान से, ऑस्ट्रेलिया से, ज्यादातर देशों से सीधा संपर्क है। और अगर आप चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया के धुरी में शामिल हो रहे हैं, तो आप इसराइल के भी अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं, और आप ईरान के समर्थन में खड़े हो रहे हैं, जबकि ईरान और अमेरिका की भी तनी हुई है और अमेरिका इसराइल के साथ है, और इसराइल आपका सबसे बड़ा मित्र था। तो अगर आप रूस वाली धुरी में आ गए हैं, तो इसराइल को अब आप गाली देंगे या उससे स्नेह करेंगे, ये भी अब एक्सपेक्टेड है मोदी जी से और इनके सहयोगियों से और गोदी मीडिया से पता चले। तो पूरा अगर विश्लेषण आप करेंगे तो यह पता चलेगा कि पहला तो तथ्य यह निकलता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अडानी जी को दंड देना और मुकेश अंबानी का फायदा पहुंचाने का निर्णय ले लिया है। रूस भारतवर्ष का दोहन कर रहा है सस्ता तेल बेच के, और उसके लिए पैसा वसूल के और उसके आधार पे वो बात करके, जो कि अमेरिका
आरोप लगा रहा है कि रूस अगर यूक्रेन पे आक्रमण कर रहा है उसके पीछे भारत और चीन है, तो हम एक धुरी में शामिल हो रहे हैं। ये धुरी कौन सी है? वामपंथी धुरी है, अर्बन नक्सल वाली धुरी है, ये कम्युनिस्टों वाली धुरी है। हम राइटिस्ट पाथ को छोड़ के कम्युनिस्टों के संपर्क में आ गए हैं और अडानी जी के फायदे के लिए चीन से हमारे जो संबंध बढ़ रहे हैं और उससे रिलेशन हमारे इंप्रूव होने की कोशिश हो रही है। लेकिन चीन जैसा राष्ट्र जो विस्तारवादी है और उसने हमेशा भारत को धोखा दिया है, वो कितना जोखिम भरा पथ है। और अमेरिका से इस प्रकार, जैसे एम.के. स्टालिन ने कहा, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने, कि इस समय तमिलनाडु के अंदर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो करा रही है, लोगों की नौकरियां छूट रही हैं और भारत सरकार को पंगेबाजी न करके और गोदी मीडिया को कंट्रोल में करके अमेरिका से संपर्क करना चाहिए, उनसे अपने संबंध सुधारने चाहिए, जिससे हमारे देश की इंडस्ट्री का इतना नुकसान न हो। और बच्चों की तरह अमेरिका से अगर आपके दूरी बढ़ रही है तो चीन से संपर्क सुधारने की बात करके देश की जनता के साथ उनको गुमराह न किया जाए, ये स्टालिन ने कहा। और इस बात में दम भी लगता है क्योंकि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो हमारे देश के लिए, हमारे देश के लोगों को नौकरियां भी देता है। अगर आप कंपैरिजन करें, अमेरिका में कितने भारतीय हैं, यूरोप में कितने भारतीय हैं, ऑस्ट्रेलिया में कितने भारतीय हैं, और चीन और रूस और नॉर्थ कोरिया में कितने भारतीय हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे भारतीयों के हित में हमें अमेरिका से, नाटो से, जापान से और ऑस्ट्रेलिया से संबंध सुधारने होंगे। और ये चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया की धुरी में अगर शामिल हो रहे हैं तो इसका बहुत फायदा नहीं होगा बल्कि बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो मेरे ख्याल से मुकेश अंबानी साहब ने अपनी चाल चल दी है और मोदी जी ने भी अडानी जी के लिए चीन से संबंध सुधार के अपनी चाल चल दी है। अब देखिए होता क्या, लेकिन इसको जो भी मैंने पेश किया है इसको शेयर मार्केट से जोड़ के और अपने निवेश में कोई जोखिम न उठाएं, अपना निर्णय खुद लें। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।